देखो एक चीज जान लीजिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी एग्जामों के लिए। इससे संयोग से कल क्वेश्चन भी आए थे बोर्ड में। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, डाइपोल, ठीक है, पोलर नॉन पोलर करके ऐसे पढ़े होंगे ना। हाँ, तो आप इसको समझो, देखो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इसको पहले आप समझो, और क्यों पढ़ा है, इसका यूज क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी दो समान मैग्नीट्यूड दोनों के क्या होंगे, समान होंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्यू ए बी है, क्यू, लेकिन इनका नेचर कैसा है, अपोजिट है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। और जब ये दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस, अब यहाँ पे 2l भी ले सकते हो, l भी ले सकते हो, d भी ले सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे l लिख देंगे तो भी वो नहीं है, लेकिन जनरली जो बुकों में यूज किया गया है वो 2l लिया गया है। क्यों 2l लिया गया है, अभी इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2l कितना लिया गया है, 2l। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम कैसा है, पेयर ऑफ चार्जेज, पेयर ऑफ चार्जेज। वो चार्ज कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल और अपोजिट दो चार्ज, या पेयर कहा जाए, ठीक है। ए पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो, जैसे जनरली एक चीज जान लो, क्यों पढ़ा डाइपोल। होता क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एवरी मॉलिक्यूल्स मेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल, और हर सब्सटेंस किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से, एटम से मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि जो नेचर या जो प्रॉपर्टीज एक मॉलिक्यूल्स का होगा, वही प्रॉपर्टी सो एक मैटर भी करेगा कि नहीं, क्योंकि उस मैटर का निर्माण किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल में क्या पाया जाता है, डाइपोल। मॉलिक्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, इसलिए अगर मॉलिक्यूल्स अगर डाइपोल प्रॉपर्टी शो करता है तो मैटर भी क्या करेगा, डाइपोल प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर आप समझो कि हर मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना होता है, डाइपोल से, और मैटर किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स का डाइपोल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, या फिर कोई मॉलिक्यूल्स जो प्रॉपर्टीज कहीं शो करेगा, वही प्रॉपर्टी सेम एक मैटर भी शो करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए जरूरी होता है डाइपोल को जानना, और ये मैटर साइंस कहलाता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल स्टडी आप किसमें करोगे, मैटर साइंस में, इसमें मैटर साइंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जनरली एक एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर लेना NaCl, Na+ और Cl-। देखो एक क्या बना, डाइपोल बना कि नहीं बना, डाइपोल बना। H2O ले लो, O 2 माइनस, H+ और H+। तो अब यहाँ पे देखो, अगर एक माइनस और प्लस को लो यहाँ पे, तो एक डाइपोल बना, इस माइनस और इस प्लस को लो तो एक डाइपोल बना कि नहीं। तो जितने भी आपके मैटर्स हैं वो मॉलिक्यूल से मिले हैं, और मॉलिक्यूल्स में आपके डाइपोल्स पाए जाते हैं। इसलिए वो प्रॉपर्टी जो डाइपोल का हम यहाँ पढ़ेंगे, वही प्रॉपर्टी मैटर भी शो करेगा। इसलिए जरूरी है पढ़ना, समझ पाए। सबसे पहले जानो डाइपोल क्या हो गया, पेयर है, किसका, चार्जेज का। वो चार्ज कैसे होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और अपोजिट होगा, यानी दो समान आवेश परंतु दिशा विपरीत, प्रकृति उनकी क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। हाँ, प्रकृति मतलब वही पॉजिटिव या निगेटिव, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश, दो समान परंतु विपरीत आवेश मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिए, क्या पढ़ोगे आप, दो समान परंतु विपरीत आवेश, दो समान परंतु विपरीत आवेश मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और हिंदी इंग्लिश में क्या कहोगे, ए पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेज separated by very small distance is called an electric dipole. A pair of opposite charges, a pair of opposite charges separated by very small distance is known as, is called an electric dipole. कोई डाउट। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसके बाद जो जनरली पढ़नी है, डाइपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? यानी एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जल्दी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग हो जाएगा तो पढ़ने में और आसानी थोड़ी सी होगी, क्योंकि उससे दिक्कत दोनों लोगों को हो रहा है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये भी जान लो, मीडियम का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करना। ये नहीं है कि मीडियम हम किसी प्रकार के मन में इस तरह की चीजें नहीं लाएंगे कि हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो बड़े सुपर हैं और हिंदी मीडियम है तो हम बड़ा डुपर है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब सुपर है। मीडियम का मतलब नहीं होता, मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर समझना। बहुत सारे बच्चे ऐसे इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन दे दिया जाए क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं, वही हिंदी मीडियम के बच्चे क्वेश्चन आसान, मतलब जिस आपके भाषा पे कमांड है उस भाषा में आप पढ़ो, उसी भाषा में आप बेहतर कर सकते हो। बाकी समय के अनुसार आप लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करोगे? P से। क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? P से। ये होता क्या है? अभी मैं बताया हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? आइदर चार्ज, एक चार्ज, ठीक है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के टाइम्स यानी उनके मल्टीपल के इक्वल होता है। फिर समझो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश की मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसके होता है? गुणनफल के बराबर होता है। यानी P इक्वल टू, अगर यहां लिखना चाहो तब क्या लिखोगे? इसमें से एक चार्ज Q और बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L, 2L ये वेक्टर में लिख सकते हो 2L, या इसी को क्या लिखोगे? P इक्वल टू 2QL, P इक्वल टू 2Q। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो बीच का डिस्टेंस L नहीं है, क्या है? 2L है। तो आप इसको क्लियर करने के लिए इसको Q इंटू 2L ही लिखो, सही है। 2L क्या है? वो L नहीं है, 2L है। यानी अगर मान लो कि दो चार्ज दे दिया और दोनों चार्ज का डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर क्या है? 2L की वैल्यू है, ना कि कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि L की वैल्यू रख दो गलत हो जाएगा, वह रियल 2L का ही डिस्टेंस है। अच्छा, ये 2L लिया क्यों जाता है? अच्छा एक चीज बताओ, ये दोनों जो चार्ज है प्लस है और अगर इनका आप एक भाई एटम्स क्या होता है? स्फीयर होता है, तो उनका अगर रेडियस लो तो एक प्लस और एक माइनस तो रेडियस सेम होंगे कि नहीं? और जब दोनों को आपस में मिलाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे NL हो गया और CL हो गया, तो अगर इसकी रेडियस ले लो R और ये भी रेडियस क्या ले लो, तो इन दोनों का जब कंबाइन करोगे एक साथ में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसलिए एक जनरल से हाइपोथेसिस कर दिया गया, हाइपोथेटिकल कर दिया गया है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2L। बोलो क्लियर? ये हो गया आपका। अब यहाँ पे P से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको देखो, इसका क्वेश्चन पहले आप डाइपोल निकालना जान जाओ। हालांकि इसका यूज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी पढ़ लिए कि चूंकि सब्सटेंस मिलके बना मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बने होते हैं, तो ये हर जगह जहां रखोगे प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? ये सारी प्रॉपर्टीज हमको इसमें पढ़नी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके क्या होंगे, किस किस कंडीशन में, अलग अलग एक्सियल कंडीशन है यानी अच्छी स्थिति है, टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर या कोई एक्सियल, तमाम सारे ऐसे अलग अलग नाम है। जब बताया जाएगा तो उसमें देखेंगे। उसी स्थिति में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो निकालना है। फिर उसके बाद इसको वैद्युत क्षेत्र में हम रख देंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पढ़ना है। ठीक है, इन सारी चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लें कि डाइपोल निकालेंगे कैसे, डाइपोल निकालेंगे कैसे, यानी मोमेंट हम कैसे फाइंड करें, आघूर्ण कैसे फाइंड करें, और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखो,
अगर इसी को अगर ले लो आप, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हुआ P1, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हुआ P2, बोलो ये P1 हो गया और ये इसका टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी भाई? सीधी सी बात है कि इसके डायगोनल के यही तो होगा रिजल्टेंट P, बोलो। इसका मतलब यह है कि दो डाइपोल अगर दिए हो, कुछ एंगल दिया हो, तो वेक्टर मेथड से निकाल लोगे ना। जैसे एग्जांपल एक देखो, आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो हमने एक सिस्टम ले लिया। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाँ बताओ कोई डाउट हो क्लियर करो। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए अगर मान लो यहाँ पे हमने -2q ले लिया, क्या -2q, यहां से d डिस्टेंस पर एक प्लस चार्ज हमने ले लिया q, और एक चार्ज ले लिया यहाँ पे q प्लस ये भी है, ये भी कितने डिस्टेंस पे है d, और ये भी कितने डिस्टेंस पे है d। तो इस सिस्टम का यानी इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है आपको। कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले तो देखो अभी क्या बोला पढ़ा गया है, टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट। तो ये टू इक्वल तो है ना यार, ये टू क्यू है, क्यू है, तो क्या करोगे इसको? देखिए आप इसको ध्यान दो, क्या हम इसको यहाँ पे एक माइनस क्यू लिख दें और एक माइनस क्यू यहां लिख दें? माइनस क्यू लिखा जा सकता है, बोलो। अरे भाई यहाँ -2q था, तो इसको हम माइनस क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? रिजल्टेंट तो -2q ही होगा। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच का एक डाइपोल हुआ, P इक्वल टू क्या लिखोगे? Q इंटू डी, बोलो लिखोगे कि नहीं? QD होगा, क्योंकि हमने d डिस्टेंस लिया है, 2l नहीं, बात वही हुआ, d इक्वल टू 2l। अरे जो यहाँ 2l लिया गया वही यहाँ क्या मान लिया गया? d, तो Q इंटू डी होगा, क्योंकि आप पढ़े हो अभी, P इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेज, आइदर चार्ज की मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट, यानी दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश की मैग्नीट्यूड। दो आवेश है देखो, -q प्लस q, मैग्नीट्यूड दोनों का समान है, परिमाण दोनों के, तो उसमें से एक चार्ज लोगे यानी एक आवेश लोगे, और उनके बीच की दूरी कितनी हो गई? d, तो q इंटू डी होगा कि नहीं होगा? वही चीज यहाँ पे मैं किया हूं, दोनों के बीच की दूरी 2l ले लिया हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से इसका भी क्या होगा बताओ? QD होगा, QD इसका भी होगा, QD यानी इस, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? यही तो होगा P इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? अंडर रूट, अगर इसको P1 ले लो और इसको क्या ले लो P2, तो क्या लिखोगे? P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस P1 प्लस 2P1 P2 cos थीटा, तो cos 90 की वैल्यू 0, केवल यही तो बचेगा। तो अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ लिखो तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? Q स्क्वायर D स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर D स्क्वायर होगा कि नहीं? क्या कॉमन हो जाएगा बताओ? यानी QD√2 हुआ कि नहीं? P की वैल्यू क्या हुआ? QD√2 हुआ कि नहीं हुआ? यही आपका आंसर हो गया। समझ पाए? बहुत आसान है ये जनरल। अब चलो थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला पार्ट देखते हैं जो जनरली आप पढ़ चुके हो। जैसे सेम चीज, वही प्रैक्टिस एक ही तरह का है। यहां पर हमने ले लिया -Q, क्या ले लिया? -Q आवेश, ठीक है। और हमने यहाँ एक क्वार्टरली यानी एक चौथाई एक चार्ज ले लिया और इस पर +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है। तो ये आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बताओ पहले। बनाएगा ना, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे निकालोगे आप? सेम
थीटा पर जाकर डी थीटा, है ना। तो क्या करोगे यहाँ पे, चलो चाहे थीटा ले लो या अल्फा ले लो, अल्फा पे जाके डी अल्फा ले लो, बात एक ही हुआ, क्या हो गया, डी अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया बताओ, डी क्यू हो गया कि नहीं, डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी बताओ, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बताना सही लिख रहा हूं नहीं, क्यू अपान 2 पाई इंटू डी अल्फा, बताओ पाई बाई 2, सॉरी क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। कैसे होगा बताओ, एक चीज देखो यहाँ पे, एक टोटल चार्ज इस पे है, डिस्ट्रीब्यूट है, ये किस रूप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, लीनियर चार्ज के रूप में, किसके रूप में, लीनियर चार्ज के रूप में, और लीनियर चार्ज लेमडा इक्वल टू क्या पढ़े हो, क्यू अपान एल। अच्छा, तो अगर ये बताओ क्यू की वैल्यू तो क्यू भैया है, एल की वैल्यू क्या होगी बताओ पूरा इसका, 2 पाई आर, 2 पाई आर अपान 4, अरे एक चौथाई ले रहे हो ना, कितना हो गया 4, 2 से 2 कैसे, यानी क्यू अपान क्या बचा बताओ, पाई आर बाई 2 बचा ना। अच्छा, लेकिन यह जो यल है लेमडा इक्वल टू क्यू अपान यल, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, इसके लिए छोटा dq के लिए जब लोगे आपका, तो dq इक्वल टू क्या लिखोगे, लेमडा इंटू dl, ये लिखोगे ना, और लेमडा की वैल्यू क्या है, q अपान यल। तो यहाँ पे dq इक्वल टू जब आप लिखोगे, तो यहाँ पे लिख देता हूं q अपान पाई आर बाई 2, और dl की वैल्यू क्या होगी बताओ, r इंटू डी अल्फा होगा कि नहीं, इस dl ये आर्क हो गया, चाप dl चाप इक्वल टू थीटा इक्वल टू होता है, थीटा इक्वल टू dl अपान r होगा, या dl इक्वल टू क्या होगा बताओ, यहाँ पे डी अल्फा लिया हूं ना, तो डी अल्फा ले लो, तो डी अल्फा इंटू आर होगा कि नहीं, तो वही तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूं, dl की जगह, अरे इसकी जगह लिख दो इंटू dl की जगह क्या लिखोगे बताओ, r इंटू, अभी बताया r इंटू डी अल्फा, r से r, तो क्या यही तो बचा, नहीं समझे, फिर एक बार देखो, अल्फा पे जाके डी अल्फा आप लोगे, एक पूरा चार्ज क्यू है, जब एक छोटा सा पार्ट लोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डी क्यू, क्लियर। इस डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और उसकी डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल क्यू यहां ले लो, क्यू लिया गया, डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल होगा, और लेमडा की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपान एल होगा, तो क्यू अपान एल, एल की वैल्यू क्या होगी, इसकी पूरी लेंथ, अगर पूरा एक सर्किल होता तो 2 पाई आर लिखते, लिखते ना, 2 पाई आर लिखते नहीं, और लेकिन इसका 1/4 पार्ट ले रहे हो ना, क्वार्टरली है, क्या है, क्वार्टरली है, एक चौथाई है, तो क्या लिखोगे 2 पाई आर अपान 4, एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू पाई आर बाई 2 होगा, ये किसकी वैल्यू है, डी क्यू की, यानी लेमडा की वैल्यू निकला। और डीएल की वैल्यू कैसे निकालोगे, डीएल मतलब इसका लेंथ, ये डीएल है, कितना लेंथ है डीएल, तो इसकी लेंथ वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे ये तो लिखोगे डीएल इक्वल टू आर इंटू डी अल्फा, अरे चाप इक्वल टू त्रिज्या इंटू कोण, रेडियस इंटू एंगल, यानी वही थीटा, ठीक है, बोलो नहीं समझे, जिसको डाउट हो भाई फिर पूछ लो, क्लियर कर लो, क्योंकि ये हर जगह हमेशा हमेशा से आप डिराइव करते आ रहे हो कि कहीं पे भी अगर एंगल के फॉर्म में है तो उसको सीधे किस रूप में तोड़ोगे इसको, भाई डी थीटा पे जाके, थीटा पे जाके डी थीटा, और डी थीटा पे जाओगे तो छोटा सा एंगल मिलेगा, एक छोटा सा लेंथ मिलेगा, वहां पे डी क्यू होगा, उस डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे, डी क्यू इक्वल टू क्यू अपन पाई बाई 2 इंटू डी अल्फा, ये डी अल्फा इतना आया कैसे, इसके लिए आप यहाँ पे समझ लो डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल होगा, लेमडा की वैल्यू क्यू बाई एल, एल मतलब पूरा इसका लेंथ, उसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर बाई 2, लिख भी लेना, या क्यू पाई बाई आर बाई 2, तो ये लेमडा की वैल्यू हमने यही पुट कर दिया। अब डीएल की वैल्यू क्या आएगी, आर इंटू डी अल्फा, ये डीएल की वैल्यू कैसे आ गया, क्योंकि चाप बराबर यानी आर के अपान रेडियस इक्वल टू थीटा होता है, या आर की इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस इंटू थीटा, यानी डी अल्फा हो गया, डीएल, अब डीएल की वैल्यू यही रख दिए, तो आर से आर कैंसिल, तो यही तो बचेगा, क्या बचा, यही तो बचा, बोलो, ठीक है। तो इसका अब ये बोलो समझ में आया चीजें, तो इरेज करना पड़ेगा, नोट करोगे तब ना, एक बार नोट कर लो इस सब क्वेश्चनों को, इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले हेडिंग लिखो,
इलेक्ट्रिक डाइपोल आप हेडिंग लिखिए। पढ़ाई करिए, कम से कम स्कूल और कोचिंग और जो भी चीजें हैं उसके अलावा कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दो आप बाबू, रियल में अगर कुछ करना चाह रहे हो तो। नहीं सिर्फ डिग्री लेकर और बाकी उसको आप एक फ्रेमिंग करके आने वाली पीढ़ी को दिखाना अपने बच्चों को, देखो बेटा हमने टॉप किया था। लेकिन क्या करोगे, वो टॉप बनने की एक सिस्टम डेवलप हो गई थी, हम टॉप कर गए थे, तो उस टॉपर से कुछ होना होना है नहीं। पढ़ाई करिए फिर टॉपर बनो, ठीक है। तो आप लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में, लिखो ए पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेज, ए पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेज separated by small distance, separated by small distance is called an electric dipole, an electric dipole। अब आप इसको केवल बनाओ, बाकी हिंदी मीडियम वाले लिख लो। दो समान परंतु विपरीत आवेश, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, आप इसको बना लो। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डेफिनेशन लिख लो इसका। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर whose magnitude is either charge times यानी गुना होता है, either charge times separated distance between two opposite charge, separated distance between two opposite charge। And direction of electric dipole along axis of dipole, along axis is लिखना, ऑफ नहीं इज, along axis is dipole नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक चीज ध्यान दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू यानी धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। हिंदी मीडियम वाले लिख लो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बाकी आप लिख लो, इसको लिख लो, इस क्वेश्चन को बना के आप लिखिए, तब तक आप लिखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हेडिंग लिख लो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण
किसी एक आवेश के परिमाण तथा, क्या कर रहे हो तुम, किसी एक आवेश के परिमाण तथा, पढ़ लो, इतनी महंगी पैसा दे के गार्जियन पढ़ा रहे हैं, उनके एक सपनों को तोड़ो नहीं तुम। एक बार सोचो, जब अपने पर हो गए तब पता चलेगा। एक दिन खर्च केवल तुम अपने बल पे अपना चला लो, उस दिन तुमको समझ में आ जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है। और उस दिन अपने आप को जो भी समझना हो समझना। केवल एक दिन अपनी खर्च अपने पैसे से कर लो, गार्जियन से न लेना पड़े। लेकिन हमें पता, वही कह रहा हूं ना, फिर इसलिए उसी लायक तो गार्जियन बनाने के लिए तुमको भेज रहे हैं भाई, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, पढ़ लो, बड़ी सपने उनको भी सजाएंगे, मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS अफसर बनेगा, और तुम यहाँ चिरकुटाई कर रहे हो यार। पढ़ लो मन लगा के थोड़ा सा, फिर ये समय नहीं आएगा। इसके बाद फिर बहुत दयनीय स्थिति है। कल के पेपर के बाद, कल पेपर जो आप देखे फिजिक्स में, आप देख लिए होंगे, हर क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल डाल दिया था। और जब तक आप, और ये भी है, जो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ा होगा उसके लिए पेपर बहुत इजी था। जो न्यूमेरिकल्स दिए थे बहुत आसान था, ऐसा नहीं था बहुत टफ था, सीधे सीधे फार्मूला बेस पे था। बेस कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर था तो वो स्टूडेंट कर लिया होगा। पूरे होल चैप्टर को, पूरे बुक को जो अच्छे से पढ़ा था उसके लिए पेपर बहुत इजी था, जो नहीं पढ़ा था उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए अभी से आपके पास पूरा समय है, पूरे 1 साल का, एक एक टॉपिक को 20-20 बार पढ़ो, एक एक फार्मूले पे आप 10-10 क्वेश्चन लगाओ। मैं कह रहा हूं कि इंटर एपियर में यार बोर्ड की परीक्षा ही छोड़ दो, बोर्ड की परीक्षा की बात छोड़ दो, आप जी मेंस भी अच्छे परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई कर जाओगे, ये पूरी गारंटी है। एक एक फार्मूले पे आप कम से कम 20-20 क्वेश्चन लगाओ, 10-10 क्वेश्चन लगाओ, 5 से 6 घंटा स्कूल कोचिंग के लाओ, घर पे पढ़ लो थोड़ा सा। 1 साल जगोगे, पूरी लाइफ ऐश करोगे। 1 साल जगोगे, थोड़ा सा जग के पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे तो पूरी लाइफ अच्छा व्यतीत होगी। 1 साल थोड़ा सा भी आराम किए तो पूरे जिंदगी भर मजदूरी करने के लिए तैयार रहो, चाहे मजदूरी जिसका करो। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि हमें मजदूर बन के जीना है कि एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ सोसाइटी में जीना है। समझे ना? तो थोड़ा सा पढ़ लो, इस तरह की चीजें नहीं करिए आप लोग, ठीक है। P इक्वल टू, लिख लिया ना इसको, तथा आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी, दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P क्या है बोलो? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी वैल्यू क्या होती है? हाँ, Q इंटू 2L। 2L क्या है? ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 2L ही दें, D भी लिख सकते हैं भाई। दो अपोजिट चार्ज उनके बीच का डिस्टेंस हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर D लिख रहे हैं तो वैल्यू आप क्या समझोगे कि 2L ही है। ऐसा नहीं कि ये तो 2L बताए थे सर, यहाँ D दे दिया, यहाँ 0.5 दे दिया, इसका मतलब क्या? वो 2L की वैल्यू है, ठीक है। यानी जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहीं पढ़ोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस आप 2L समझोगे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा समझेंगे कि 2L की वैल्यू है, और P इक्वल टू यही फार्मूला लिखोगे Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ठीक है। आप इस पे क्वेश्चन लिखो इसको, बाकी वो बनाए थे फार्मूला, वो तो बनाए नहीं। NaCl बना लो, यहाँ पे एग्जांपल, Na प्लस Cl, देखो एक डाइपोल बन गया। दूसरा, अगर ऑक्सीजन लेते हो H2O आप ले लो, H प्लस होता है, एक H यहाँ प्लस हुआ, देखो ये दोनों मिलके एक डाइपोल बनेंगे और ये दोनों मिलके एक डाइपोल बना। यानी इसका अगर डाइपोल लेते हो तो यहाँ पे P1 हुआ, और इसका क्या हो गया, देखो P हो गया। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? P होगा। हमेशा हम रिजल्टेंट का काउंट करते हैं, हमेशा किसी काउंट करते हो? कहीं पे भी कितने भी चार्ज हो वहां हमेशा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हो तो अलग अलग तो निकालते हो, लेकिन फाइनली हमको क्या फाइंड करनी होती है? रिजल्टेंट फाइंड करनी होती है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पे भले ही P1 P2 है, लेकिन रिजल्टेंट क्या है? P है। H2O का एक ही डाइपोल P होगा, लेकिन उसमें चूंकि एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स अलग अलग है तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का आप निकाल लोगे, ठीक है। चलो गुड।
अब आ जाओ इस पे, नोट करो इसको फास्ट। तुम लोग चक्कर में हम दुबले हो गए, पैंट मेरा हमेशा। अच्छा लिख रहे थे। ये मेन चीज आप देखो, DQ इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अगर नहीं भी लिखे हो तो आप ये समझो कि ये DQ की वैल्यू ये कैसे आया, क्योंकि बताया हूं अभी। इस DQ की वैल्यू Q अपॉन पाई बाई 2 इंटू डी अल्फा कैसे आया, समझ पा रहे हो कैसे आया है? कैसे आया है? उड़ गया। अच्छा ही बता। अच्छा हाँ, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? लीनियर चार्ज, रेखीय आवेश वितरण। क्या कहोगे? रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसकी वैल्यू क्या होती है? हाँ, यानी अगर इस पे अगर एक छोटा सा एलिमेंट लियो DL, तो DL की वैल्यू क्या होगी बताओ? R इंटू डी अल्फा होगा, ठीक। और इस पे जो DQ जब निकालोगे तो DQ इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? लेमडा इंटू DL लिखोगे, या DQ इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? इसके जगह क्या लिखोगे? Q अपान L। L क्या होगा बताओ? हाँ, 2 पाई R बाई 4 इंटू DL की वैल्यू क्या होगी? R इंटू डी अल्फा। ये 2 से 2 कट, 4 से R से R कैंसिल हो गया, तो DQ इक्वल टू क्या आ गया बताओ? Q बाई पाई बाई 2 इंटू डी अल्फा हुआ कि नहीं? या इसी को क्या लिख सकते हो बताओ? 2Q अपान पाई इंटू डी अल्फा। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा सेफ है और उसको हम किस रूप में छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो भाई अगर इस तरह का एक चीज दिया है तो इसको कैसे तोड़ोगे? वही कंडीशन है, थीटा पे जाके डी थीटा, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ, ये DQ, इस DQ प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है? Q माइनस Q। तो इसके बीच का जो डाइपोल होगा वो भी कम होगा, उसकी डाइपोल क्या होगी बताओ? बताओ DP। DP इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? DQ इंटू R लिखोगे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो R ही है। R क्या? रेडियस। भाई इसकी त्रिज्या R तो होगी ना, तो बताओ DQ इंटू R होगा कि नहीं होगा? अच्छा ही बताओ, अब इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? क्योंकि थीटा लिए हो तो 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक x अक्ष में होगा और एक y अक्ष में होगा। तो x एक्सिस में लिखेंगे, यानी P हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, तो P हॉरिजॉन्टल अगर टोटल निकालोगे तो क्या लिखोगे बताओ? DP cos थीटा लिखोगे कि नहीं? cos थीटा मतलब cos अल्फा, चलो थीटा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, cos अल्फा ले लो। cos अल्फा इंटू डी अल्फा कर सकते हैं, cos अल्फा इंटू डी अल्फा, ठीक है। कहां से कहां तक? थीटा कहां से कहां तक? अल्फा कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाई 2 तक, 0 से, यही होगा ना? अरे भाई ये डी थीटा ले पहले यहां लाओगे, यहां से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2। ये पीएच है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, जब भी कोई थीटा एंगल निकले वो आप निकालो सीधे, पीएक्स पीवाई, पीएक्स पीवाई। तो पीएच मतलब पीएक्स हो गया, और पीवी वर्टिकल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 0। इसको पहले लिख देता हूं, इसको भी क्या होगा बताओ? डीपी साइन अल्फा इंटू डी अल्फा होगा कि नहीं? भाई इस DQ के DP जो है, जो DP निकाले हो यहाँ पे, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे कि नहीं? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे ये भी कहां होगा? 0 से पाई बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करो आप, क्या करो? समाकलन। तो अब बताओ cos अल्फा का साइन अल्फा। अच्छा, अगर इसका साइन अल्फा लेते हो, चलो इसको हम पीएच यहां लिख देता हूं। साइन अल्फा अगर आप लोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? साइन अल्फा 0 से पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या? ये ऑलरेडी डीपी है, ये डीपी को बाहर ले लो। डीपी की वैल्यू क्या लिखा गया है? चलो यहां लिख देता हूं, डीपी की वैल्यू क्या है? 2Q अपन, सॉरी डीपी की वैल्यू, अरे यहां लिखोगे ना,
2q अपान पाई इंटू आर, यही होगा ना। अरे डीपी, ये डी क्यू यहां लिखोगे, डी क्यू वैल्यू नहीं, अरे भाई डी क्यू वैल्यू क्या लिखो, 2q पाई इंटू डी अल्फा, हमने डी अल्फा यही ले लिया पहले ही, डीपी की वैल्यू है ऑलरेडी, यहां रख दो। क्या समझ पा रहे हो, इरेज करके लिखे आपसे। अरे भाई डीपी की वैल्यू क्या लिखोगे, डी क्यू इंटू आर लिखोगे, और डी की वैल्यू क्या है, 2q अपान पाई इंटू डी अल्फा है, तो हमने डी अल्फा को पहले यही ले लिया, तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, 2q अपन पाई बचेगा, और आर ऑलरेडी 2q आर अपन पाई, और यहाँ इंटीग्रेशन इसका करोगे तो क्या होगा, साइन अल्फा 0 से पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू केवल 1 आएगा कि नहीं। अरे यहाँ पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू यानी 90 डिग्री 90 अंश, एक और 0 रखोगे तो 0, तो ये पीएच की वैल्यू क्या आ गया बताओ, 2q r बाई पाई आया कि नहीं, बोलो एक ही आया। इसी तरीके से अगर पीवी की वैल्यू आप निकालो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का अल्फा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 2q r अपान पाई, और यहां सीधे लिख देता हूं क्या, माइनस कास अल्फा 0 से पाई बाई 2, बोलो ये समझ पा रहे हो, डायरेक्ट लिखा हूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कास थीटा होता है, साइन थीटा का माइनस कास थीटा, तो इसकी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक ही तो आएगा, इसका भी क्या आएगा 1 ही आएगा, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी बताओ, 2q r अपन पाई हुआ, बोलो पी पी एच है ना, पीवी है, तो पी साइन वाला ना पीवी है, चलो ये पीवी की वैल्यू यही आया कि नहीं, पीएच और पीवी दोनों की वैल्यू सेम आया। अब दोनों का रिजल्टेंट देखो, यानी ये आपका पीवी हो गया, और सॉरी पीएच हो गया, और ये क्या हो गया, पीवी, यही होगा ना, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा, पी इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर एच प्लस पी स्क्वायर भी केवल हो जाएगा, क्योंकि कास 90 हो जाएगा, तो ये रखोगे वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लाओ इसको इरेज करके लिख देते हैं यहाँ पे, ये तो इरेज कर देना इसको, बताओ क्या हो जाएगा, पी अंडर 2q r अपान पाई का होल स्क्वायर प्लस 2q r अपान पाई का होल स्क्वायर। जब ये प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लिख दोगे, एक कॉमन के बाहर निकल गया, 2q r अपान पाई और रूट 2, दैट इज आंसर। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब लिखने की जरूरत, यहीं से डायरेक्ट आप स्टेप उड़ा के लिख दोगे, प्रैक्टिस रहेगी तो आप यहीं से डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 यानी केवल यही बचेगा, इसकी भी वैल्यू 1 केवल यही बचेगा, बाकी रूट कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ गया। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट बहुत लगे, 30 सेकंड में ला सकते हो, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट देखो, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस ही है, फिजिक्स को या जो भी सब्जेक्ट है, आप चाह रहे हो कि बेहतर टाइम के साथ एक्यूरेसी बनी रहे, कम टाइम में एक्यूरेसी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो क्या है, प्रैक्टिस। अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए आप, इस टाइप के क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाओ, ये प्योर मैथ्स हो गया, ठीक है, नोट कर लो, समझ पाए इस चीज को, इसमें किसी कोई डाउट नोट करो, फिर हम इसको एक बार रिवाइज करा देंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाओ, अब ये नहीं पी की वैल्यू दे दिया और क्यू की वैल्यू दे दिया, 2l पी निकाल दिया, वाह हमने पी फाइंड कर लिया, तो उससे नहीं कुछ होना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाओ, लेवल का क्वेश्चन लगाओ, तब माइंड की स्पेस सोचोगे तो बढ़ेगा। यह सब किसकी वैल्यू निकला है, डी क्यू का, ये आपका कंडीशन सबके साथ होता आया है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यहां तक करते आए हो कि नहीं आए हो। टाइम क्या हो गया, चलो टाइम भी हो गया, छोड़ देते हैं तुम लोग को, इसके बाद टाइम ओवर हो गया है, चूंकि
इसके बाद जब भी होगा क्लासेस तो टाइम पूरे 1.5 घंटा 1.5 घंटा होगा। होली के बाद से आपकी क्लासेस प्रॉपर चलने लगेंगी, दोनों मीडियम अलग अलग और अच्छे से। तो कुछ खा पी के आए हो तुम लोग, की ऐसे चले आए? अरे वो तो मान लो। बना लिए हो सुबह सुबह? अरे वाह। चलो एक चीज है, बना ले रहे हो तो ये आगे मतलब ये है कि अकेले रहने में भी कोई दिक्कत है नहीं। प्रैक्टिस में भी से सही कह रहे हो। नहीं, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे, आईआईटीएंस नहीं होगे, डॉक्टर नहीं बनोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। कौन देगा भैया तुमको? कौन शादी करेगा तुमसे? कोई नहीं करेगा। इसलिए पढ़ाई करो, अभी किताब के साथ व्यतीत करो, समय व्यतीत करिए। ये सब कलयुगी दोस्तों के साथ, ये सब कलयुगी दोस्त हैं, क्षणिक हैं, उसके बाद वो पूरी लाइफ को चौपट कर देंगे। इसलिए इसमें असली दोस्त आपका सिर्फ एक ही चीज है, वो है किताब, आपकी आपकी बुक। सपने में किताब आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आना चाहिए, बायो आना चाहिए, मैथ आना चाहिए। हाँ, अब वो दिल तोड़ने वाला सपने नहीं आना चाहिए। हाँ, तो ये सपना देखना शुरू करोगे उसी दिन तुम्हारी लाइफ, सोच लो कि बहुत तेजी से ग्रोथ करोगे। इसलिए ये सब चीजों से दूर रहो, पढ़ाई फोकस करिए, ठीक है? चलिए ओके, फिर मिलते हैं कल टाइम